हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 91। जिसने 90 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, जहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे बनने की संभावना है, वह सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी में आपका सारा लोक प्रशासन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वह सभी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या बने हुए हैं वह सभी तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें और जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उससे पहले आप उनके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो ये संगठन होता है। तो लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। बजट, प्रशासनिक कानून व अनुशासन किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोगी कारक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं हैं। तो बताइए, सबसे पहले है शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या फिर भाषा संबंधी। तो स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से 3 प्रकार है। तो पहला है शारीरिक, दूसरा है व्यक्तिगत और तीसरा है भाषा संबंधी। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या पूछा था इसमें कि संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें सम्मिलित हैं शारीरिक है, व्यक्तिगत है और भाषा संबंधी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीकी है वह संप्रेषण के अवरोध में सम्मिलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। तो बताइए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या फिर स्विस प्रशासनिक प्रणाली। तो स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, ये है ऑप्शन नंबर ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। तो स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय नवाचार है। इन आयोगों की स्थापना सामाजिक हितों की सुरक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो यूएस में 9 नियामक आयोग हैं। कितने हैं? 9 नियामक आयोग हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है? तो नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या फिर भर्ती। तो अगर कोई चयन की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले आवश्यक कदम कौन सा होता है? जैसे यही मान लीजिए टीजीटी पीजीटी की जो चयन प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या आवश्यक कदम है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भर्ती। सबसे पहले भर्ती निकलनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो किसी भी संगठन में चयन की प्रक्रिया में पहला जो आवश्यक कदम होता है वह क्या होता है? भर्ती होती है। संगठन निर्माण में भर्ती के बाद ही उसके बाद क्या होता है? नीति निर्माण होता है, फिर कार्यकारी निर्देश होता है, कोष नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं,
उसके बाद योग्यता व निष्पक्षता किसी भी भर्ती के प्रमुख मापदंड होते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? तो स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या फिर प्रेरणा। तो देखो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण। क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। प्रशिक्षण सुधार और उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो ऑप्शन ए है वरिष्ठता सिद्धांत, बी है योग्यता सिद्धांत, सी है श्रेणी निर्धारण सिद्धांत या फिर अनुशासन सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा 6 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि वरिष्ठता सिद्धांत। तो आधुनिक समय में पदोन्नति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वह वरिष्ठता के सिद्धांत को माना जाता है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, किसी कर्मचारी की सेवा अवधि। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो एल.डी. वाइट ने, जॉन एम. फिफ्नर ने, साइमन ने या फिर ई.एन. ग्लैडन ने। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी जो कथन है ये किसने कहा है ये तो सभी को पता है। तो ये जो कहा है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए एल.डी. वाइट ने। तो किसने कहा है कि लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि एल.डी. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? तो मियर शिमर, वाल्टज, स्टीफन वाल्ट या फिर डेविड हेड। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण, ये 3 तत्व हैं, इसमें बांटा है? पहला कौन सा है? संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण। तो कौन है? इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि वाल्टज। तो अपनी पुस्तक यानी कि वाल्टज की जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केनेथ वाल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, पहला है संगठनात्मक सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, इकाइयों के विभिन्नीकरण यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूनिट्स, और क्षमता के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ के संदर्भ में विभाजित किया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो विकिरण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या फिर निर्णय निर्माण। तो एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी निर्णय निर्माण। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी निर्णय निर्माण। तो देखो निर्णय निर्माण ये प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। इस प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रशासक के अन्य गुण महत्वहीन प्रतीत होते हैं। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। निर्णय निर्माण का अर्थ क्या होता है? अंतिम परिणाम पर पहुंचना। तो देखो निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। तो सबसे पहले होता है लक्ष्य निर्धारण, यानी कोई भी लक्ष्य जो आपका लक्ष्य है उसको निर्धारण करना। दूसरा है समस्या की व्याख्या, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उस पर व्याख्या करना, चर्चा करना, है ना।
तीसरा आ जाता है समस्या का विश्लेषण, उसको जो समस्या है उसकी विश्लेषण करना, ठीक है, समस्या का विश्लेषण करना। चौथा आ जाता है ये है वैकल्पिक समाधान। पांचवा आ जाता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। छठवां आ जाता है निर्णय का क्रियान्वयन तथा लास्ट कौन सा है, निर्णय की प्रतिपुष्टि। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या फिर पद सोपान। तो मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी पद सोपान। क्या है? ऑप्शन नंबर डी पद सोपान। तो संगठन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है साक्षी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। तो मूने के अनुसार पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। मूने ने कहा है कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप संघ का रूप ही संगठन है। मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम दिया है तथा हेनरी और फेयोल ने इसे स्केली प्रक्रिया का नाम दिया है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या फिर अर्ध स्वायत्त विभाग। तो कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए सरकारी विभाग। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी विभाग। तो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एकाधिक प्रणाली, पदोन्नति प्रणाली, विभाजन प्रणाली या फिर उन्नत प्रणाली। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पदोन्नति प्रणाली। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है जिसमें खाली पदों को उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों से भरा जाता है जो पहले से ही सेवा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्रत्यक्ष भर्ती को सीधी भर्ती भी कहा जाता है जिसमें खाली पदों पर खुले बाजार में उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों से भरना, जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पदोन्नति प्रणाली कहा जाता है। यानी कि उसी में पहले से जो कार्य कर रहे होते हैं, जो कि प्रत्याशी जो पहले से ही कार्य कर रहे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और पहले से ही सेवा में कार्यरत होते हैं, तो उन्हीं को क्या कर लिया जाता है? उन्हीं को दोबारा से भर्ती कर लिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? एक तरह से आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या फिर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तो सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। कैसा दिया जाता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में यह संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में अमेरिका में लोकप्रिय और भारत में राजस्थान में 1960 से प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या फिर दृढ़ निश्चय। तो क्या है इसमें राइट आंसर? यह है ऑप्शन नंबर बी मनोबल। तो सिविल सेवकों की उनके कार्य तथा उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया?
तो LD वाइट ने, ऑग ने, हरमन फाइनर ने या फिर RG गेटल ने। तो किसने किया 15 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षा या फिर योग्यता परीक्षा। तो क्या है इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। तो योग्यता को निर्धारित करने वाली परीक्षा प्रणाली में मौखिक परीक्षा की प्रकृति नितांत व्यक्तिपरक होती है और अक्सर जो उम्मीदवार है उसके द्वारा इसे संदेह की नज़रों से देखा जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि पहले से ही सेवा में है? तो प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण या फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो कार्यों की बदलती हुई प्रकृति और तकनीकी के साथ तादात्म्य में स्थापित करने के लिए पहले से ही सेवा में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। तो प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति न्यायपालिका में निहित है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम या फिर निर्गत उपागम। तो क्या है जो मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी उपागम। तो मानव संबंध आंदोलन से व्यवहारवादी उपागम स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। मानव संबंध आंदोलन तीव्र मशीनीकरण जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के स्थान पर मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन पर बल देता है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। तो मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या फिर मानव संसाधन प्रबंधक। तो प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य कार्यकारी। तो प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है। नीति निर्माण, कल्याणकारी प्रबंध, आर्थिक, कार्यकारी, विकास और बाहरी मामलों से संबंधित मुख्य कार्य प्रमुख कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की? तो डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम, हेराल्ड लासवेल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किसने स्थापना की थी उसकी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैरियम ने। किसने की है? चार्ल्स मैरियम। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों के नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? तो काम करती है। तो कौन सा है? पदोन्नति है, पदवान्नति है, प्रशिक्षण है या फिर स्थानांतरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पदोन्नति। तो एक अच्छी पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? तो एलेक्स एफ आसवर्न ने, विलियम गार्डन ने, एंड्रे डेलवेक एवं एंड्रयू वान डेवेन ने या फिर हर्बर्ट साइमन ने।
तो किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि एलेक्स एफ आसवर्न ने। तो निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीकी का विकास ये एलेक्स एफ आसवर्न ने किया था। इस तकनीक का उद्देश्य रचनात्मक रूप से निर्णय निर्माण के क्षेत्र में नए विचारों को प्रवेश देना था। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है तो नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर संसद के प्रति। तो लोक निगम का जो उत्तरदायी होता है वह किसके प्रति होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति होता है। संसद के प्रति होता है। तो देखो इसमें 2021 में भी पूछा गया ये वाला प्रश्न। तो लोक निगम का उत्तरदायी होता है किसके प्रति होता है? संसद के प्रति होता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने चरणों की आवश्यकता होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 3 चरणों की आवश्यकता होती है। तो भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रियान्वयन 3 चरणों या स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय शासन स्तर पर। तो 3 चरणों में होती है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो एल.डी. वाइट हैं, वुड्रो विल्सन है, लूथर गुलिक हैं या फिर ग्लैडन है। तो बताइए कौन है लोक प्रशासन के जनक? किसको माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन को। किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। विल्सन ने 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित की, जिसने एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का सूत्रपात किया। ठीक है, एक अलग से लोक प्रशासन का सूत्रपात किया था। तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख या फिर योग्यता का प्रमाण पत्र। तो जो नियुक्ति अधिकारी होता है वह स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करना ये नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली है। या तो उसको हायर कर लेगा या फिर फायर कर देगा। ठीक है, यानी कि उसको हायर सिस्टम है और फायर सिस्टम के तहत आता है, यानी कि नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। या नियुक्ति कर लेगा या फिर विमुक्ति कर देगा। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द व्यूअर से लिया गया है जिसका अर्थ है। तो क्या होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं मेज, लिखने की मेज, वित्त, निगम या फिर उत्तरदायित्व। तो नौकरशाही जो शब्द है ये एक फ्रांसीसी शब्द व्यूअर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक डी गॉर्ने ठीक है, डी गॉर्ने ने ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। ये 2 शब्दों के योग से बना है, एक ब्यूरो है और दूसरा क्या है? क्रेसी है। ब्यूरो और क्रेसी। तो ब्यूरो का जो तात्पर्य होता है ये होता है मेज, और जो क्रेसी का जो तात्पर्य होता है ये होता है सरकार। आलोचनात्मक रूप से नौकरशाही को मेज की सरकार माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? मेज की सरकार। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। इनका पूरा नाम है डी गॉर्ने। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर्संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली है, खुली प्रणाली है, अनुकूलन प्रणाली है या फिर परिवर्तनीय प्रणाली है। तो प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर्संबंध नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर ए, बंद प्रणाली। कौन सी है? बंद प्रणाली। तो प्रबंधन की बंद प्रणाली में पर्यावरण के साथ कोई अंतर्संबंध नहीं होता, जबकि जो खुली प्रणाली होती है उसमें संगठन अपने पर्यावरण के साथ
निर्गत यानी कि आउटपुट और इनपुट, निवेश और निर्गत आउटपुट और इनपुट के आधार पर अंतर संबंधित होते हैं। तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो रणनीति, संरचना, समर्थन या फिर व्यवस्था। तो बताइए, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें देखो, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य जो अंतर किया है उसमें सपोर्ट यानी कि समर्थन शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? समर्थन शामिल नहीं है, यानी कि सपोर्ट शामिल नहीं है। जबकि रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, है ना, और तरीका यानी कि स्टाइल, स्टाफ, कुशलता यानी कि स्किल और पर्यवेक्षक ये है सुपर ऑर्डिनेट, इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये 7S हैं, ठीक है, 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य जो अंतर किया है वह किसने किया है? ये किया है, वाटसन ने किया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समर्थन शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियों कहते हुए अस्वीकृत किया है? तो टेरी हैं, साइमन है, वाइट हैं या फिर टेलर हैं। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, साइमन। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांत को मिथक तथा लोकोक्तियों कहकर अस्वीकृत किया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथ तथा लोकोक्तियों कहते हुए अस्वीकृत किया है? तो टेरी हैं, टेलर हैं, वाइट हैं या फिर साइमन है। तो अभी बताया था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि हर्बर्ट साइमन। कौन है? हर्बर्ट साइमन। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? निर्माण की पद्धति नहीं है। तो प्रशिक्षण है, सुधार है, प्रौद्योगिकी है या फिर लोचशीलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लोचशीलता। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लोचशीलता इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? तो कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, नौकरशाही प्रशासन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? तो 34 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि नौकरशाही प्रशासन। सुशासन का संकेतक नहीं है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, नौकरशाही प्रशासन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या फिर दया। तो नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा। तो आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से गठित नागरिक समाज की विशेषता स्वेच्छा है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है तो राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से या फिर उपयुक्त सभी से। तो ये किससे होती है? ये होती है उपयुक्त सभी से। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है तो राज्य के प्रमुख से होती है, संविधान से भी होती है और निश्चित विचारधारा से भी होती है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है तो देखो, सबसे पहले दिया गया है, उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन इसमें गलत हैं? ठीक है, क्या पूछा है इसमें? कौन से उपयुक्त कथन में से कौन सा इसमें गलत दिया गया है? तो देखो, इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। केवल फर्स्ट और थर्ड।
तो उपयुक्त तो पूछे गए कथनों में फर्स्ट और थर्ड गलत हैं, क्योंकि जो उदारवादी है ये खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं और मार्क्सवादी वर्गीय अधीनता के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं। उपयुक्त गलत कथनों को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। हमसे क्या पूछा था कथन, इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड इसमें गलत है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? ओलिवर शेल्डॉन का है, कुंज एवं ओ डनेल का है, एल.डी. वाइट का है, या फिर पिफनर एवं प्रेस्थम का है। तो किसका है? सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कुंज एवं ओ डनेल का। किसका? कुंज एवं ओ डनेल। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो स्टालिनवाद है, लेनिनवाद है, स्तेखानोवाद है, या फिर मायोवाद है। तो कौन सी विचारधारा है जो यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्तेखानोवाद। कौन सी है? स्तेखानोवाद। तो इसमें देखो, सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रायोजित पहल को उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था। स्तेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल को आवश्यक माना था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो मार्टिन काप्लेन है, आर्थर ली वंस हैं, जॉन एच हर्ट्ज हैं, या फिर रिचर्ड ई क्वाइंटेड है। तो कौन है जो कि खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो 40 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन एच हर्ट्ज। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज है। इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, सिचुएशनल थ्योरी। कौन सा करता है? सिचुएशनल थ्योरी। तो सिचुएशनल थ्योरी ये नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो टेलर ने किया, गिलब्रेथ दंपति ने किया, मैकफर्लैंड ने किया, या फिर थर्बलिंग ने किया। तो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, टेलर ने। F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? तो लास्की हैं, डाइसी हैं, फाइनर हैं, या फिर हेवार्ट हैं। तो किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप की तरह वर्णित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, हेवार्ट। किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, हेवार्ट ने किया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले है सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन। नागरिक आधारित प्रशासन यानी कि शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, एशियन ड्रामा, गुरनार मेडल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये फ्रैंक मैरिनी। तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो देखो, क्लिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो ने 1971 में 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस की रचना की थी। फ्रैंक मैरी ने टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोवुक पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखा था।
तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो देखो, यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, या फिर यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या है? नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है ना। क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, या फिर कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। तो कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ठीक है, कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। तो देखो, कूटनीति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमति या फिर गलतफहमी के वास्तविक या संभावित क्षेत्र मौजूद हों, पर यह असहमति ऐसी होनी चाहिए कि वार्ताओं द्वारा दूर की जा सकती है। जिन पर पूर्ण असहमति है वह कूटनीति के दायरे से बाहर है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो बताइए, हर्बर्ट साइमन है, टेरी हैं, मिलेट हैं, या फिर डॉर हैं? तो किसको लोक प्रशासन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ये हो चुका है ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट साइमन को। किसको हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन को 1978 यानी कि 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? तो हेल्डन ने, एस वालस ने, हेनरी फ्योल ने, या फिर लूथर गुलिक ने? तो किसने दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक ने। किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक ने। तो लूथर गुलिक ने किसी भी कार्य को बांटने की 4 विभिन्न रीतियां अथवा संगठन 4 आधार बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 आधार। तो देखो, सबसे पहले होता है कार्य या उसका उद्देश्य, दूसरा होता है उसकी प्रक्रिया, तीसरा होता है व्यक्ति, और चौथा होता है क्षेत्र या प्रदेश। इन्हें 4P भी कहा जाता है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, 4P कहा जाता है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अरस्तु ने कार्य विभाजन के 2 तरीके बताए थे। एक तो ये है कि मनुष्यों या श्रेणियों के अनुसार कार्य विभाजन या सेवा के अनुसार कार्य विभाजन। ठीक है, और इन्होंने कितने बताए थे? इन्होंने 4 बताए थे, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लवादे में फलती फूलती हैं। तो लास्की हैं, WA निस्कानेन है, मैक्स वेबर हैं, या फिर रैमजे म्योर हैं? तो यह किसने लिखा कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लवादे में फलती फूलती है? तो 49 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रैमजे म्योर। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी रैमजे म्योर का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो विधायिका की, विधायिनी समितियों की, नौकरशाही की, या फिर मंत्रिपरिषद की? तो किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही की। किसकी? नौकरशाही की। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51।
निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है, वह हमें बताना है। तो रिचर्ड स्नाइडर हैं, H.W. ब्रंक हैं, H.J. मॉर्गनथाउ हैं या फिर वर्टन स्पेन है। तो कौन से समर्थक नहीं है? तो देखो रिचर्ड स्नाइडर ये हैं, H.W. ब्रंक ये भी हैं, वर्टन स्पेन ये भी हैं, लेकिन जो मॉर्गनथाउ हैं ये नहीं है। कौन है? मॉर्गनथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत के समर्थक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? तो गार्नर हैं, पॉल जेनेट हैं, लीकॉक हैं या फिर बेंटले हैं। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, बेंटले। क्या बोल रहे हैं? किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? तो ये की है बेंटले ने की है। किसने की है? बेंटले ने की है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। हार्थोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो फिफ्नर के, एल्टन मेयो के, गुलिक के या फिर वुड्रो विल्सन के। तो हार्थोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मेयो के। किसके में? एल्टन मेयो के। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की यह परिभाषा किसकी है? तो बर्ट्रैंड रसेल की है, रॉबर्ट ए डॉल की है, मैक्स वेबर की है या फिर रॉबर्ट टकर की है। तो किसकी डेफिनेशन है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ए डॉल की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ए डॉल की ये परिभाषा दी गई है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। यह कथन किसका है? रॉबर्ट वायरस्टेड का है, रॉबर्ट डॉल का है, हैरोल्ड लासवेल का है या फिर लिस्पेट का है। तो किसका कथन है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डॉल का कथन है। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डॉल का कथन है। सेम हैंड जो 54 था उसमें भी रॉबर्ट डॉल और ये भी रॉबर्ट डॉल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमो वर्ड्स से, यह किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, फ्रेंच है या फिर रोमन है। तो कौन सी भाषा है? प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमो वर्ड्स से, तो यह किस भाषा का शब्द है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का शब्द है। तो प्रोमो वर्ड्स शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन के पश्चात फ्रेंच भाषा में इस शब्द को लिया गया, तत्पश्चात अंग्रेजी में प्रमोशन शब्द का प्रयोग किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं R.M. स्टॉकडेल, चेस्टर बर्नार्ड, कूर्च तथा ओ'डॉनेल या फिर फिडलर। तो कौन है नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेस्टर बर्नार्ड है ना। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, चेस्टर बर्नार्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। केस पद्धति किस देश की देन है? जो केस पद्धति है यह किस देश की देन है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो ये किसकी है? ये है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। केस पद्धति अमेरिका की देन है। ठीक है, किसकी है? अमेरिका की देन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 59। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो, एक तरफ दृष्टिकोण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विचारक दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ये है शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम ये किसका है? ये हेनरी फ्योल का है। किसका है? हेनरी फ्योल। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, ये किसका है? फ्रेडरिक टेलर का है। किसका है? फ्रेडरिक टेलर। तीसरा है मानवीय संबंध उपागम, ये किसका है? ये मेयो का है, मेयो। और चौथा है व्यवहारवादी उपागम, ये हर्बर्ट साइमन का है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3142।
अगला है क्वेश्चन नंबर 60। पोस्ट कॉर्व की अवधारणा दी गई तो लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, विलोबी या फिर गिल क्राइस्ट। तो ये सभी को पता है पोस्ट कॉर्व की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक ने। किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक। तो लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है ना। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कॉर्व कहा जाता है। पोस्ट कॉर्व शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। पोस्ट कॉर्व, ठीक है, POSD, पोस्ट CO, ठीक है, CORB, पोस्ट कॉर्व, पोस्ट कॉर्व। तो ये 7 शब्द हैं। तो देखो सबसे पहले जो P है ये क्या है? ये है प्लानिंग। P क्या है? प्लानिंग। दूसरा है ये ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। प्लानिंग होता है योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग होता है संगठन बनाना। तीसरा है S, ये है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। D ये होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि निर्देश देना, निर्देशन देना। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन देना। CO ये एक ही है, CO यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना। क्या होता है? समन्वय करना। R मतलब क्या होता है? ये होता है रिपोर्टिंग यानी कि रपट देना, रिपोर्ट देना, है ना। और जो लास्ट होता है ये होता है B यानी कि बजटिंग यानी कि बजट तैयार करना, ठीक है, बजट तैयार करना। तो ये 7 शब्द हैं पोस्ट कॉर्व, इन सब का मतलब इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। तो पोस्ट कॉर्व की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से किसने पोस्ट कॉर्व का सिद्धांत दिया था? तो हेनरी फ्योल हैं, लूथर गुलिक हैं, रेंसिस लाइजर्ट हैं या फिर F.W. टेलर हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण संबंधित है तो किससे संबंधित है? लूथर गुलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्ट कॉर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो L.D. वाइट, J.F. पिफनर, गुलिक या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, 2004, 18 और देखो अब 17, 14, 12 कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी लूथर गुलिक। अच्छा, अगला है पोस्ट कॉर्व शब्द लोक प्रशासन के शब्द से जुड़ा है। तो क्षेत्र, अर्थ, उद्देश्य या फिर दर्शन। तो किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है, क्षेत्र से जुड़ा है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्व शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें CO का तात्पर्य क्या होता है? CO का तात्पर्य क्या होता है? तो बताया था CO का तात्पर्य क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? कोऑर्डिनेशन। सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की है? तो हेनरी फ्योल, लेविस मेरियम, उर्विक या फिर इनमें से सभी। तो किसने की है? ये की है आलोचना पूछा है ना। पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की है? तो जो आलोचना की है ये की है ऑप्शन नंबर बी लेविस मेरियम ने की है। किसने की है आलोचना? लेविस मेरियम ने की है। तो लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कॉर्व सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक एवं संकुचित है। वो कहते हैं जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस सूत्र में पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्वों को गौण माना गया है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। आलोचना किसने की है? लेविस मेरियम ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? तो हेनरी फ्योल हैं, लूथर गुलिक हैं, G.D. मूने हैं या फिर F.W. टेलर हैं। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी F.W. टेलर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी F.W. टेलर, है ना। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है?
प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल। तो निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त विधायन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त विधायन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो हर्बर्ट साइमन है, F.W. टेलर हैं, मार्क्स हैं या फिर मेयो हैं। तो अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो कौन है इन चारों में से? ये है ऑप्शन नंबर डी, एल्टन मेयो। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एल्टन मेयो। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो, तो सबसे पहले है ये है मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ किससे संबंधित है? ये है यथार्थवादी संप्रदाय से। ठीक है। दूसरे हैं बर्नार्ड कोहेन। तो ये है निर्णय निर्माण उपागम से। कोहेन किससे हैं? निर्णय निर्माण उपागम। तीसरे हैं कापलान, मार्टिन कापलान, ये हैं व्यवस्था सिद्धांत से। और चौथे हैं एमाइल वर्ड, ये खेल सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि एकल छोर, गप्पे मारना और संभावना ये सभी अंगूर लता संचार का उदाहरण है। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है आदेश की एकता फेयोल, नियंत्रण का विस्तार उर्विक, पद सोपान मूने, प्रदत्तीकरण फेरल हैडी। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, प्रदत्तीकरण फेरल हैडी। तो देखो, उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। फेरल हैडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। उनकी प्रसिद्धि लेखन के क्षेत्र में थी। उनकी प्रमुख रचना का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना या फिर उपयुक्त सभी। तो आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पद सोपान का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक या फिर उपयुक्त सभी। तो पद सोपान का अर्थ है, क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण। क्या होता है? उच्च का निम्न पर नियंत्रण। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? तो आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता या फिर उचित माध्यम का सिद्धांत। तो बताइएगा इसमें 75 का राइट आंसर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्देश की बहुलता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की बहुलता इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। पद सोपान बल देता है संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडीय संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो पद सोपान बल देता है किस पर देता है? ये देता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। यानी कि संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडीय संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ओ और एम संबंधित है संगठन और पद्धति से, ओम से संगठन और प्रबंध से,
संगठन और कार्यालय का प्रबंध। तो ओ और एम संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संगठन और पद्धति से। तो ओ तथा एम अंग्रेजी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का संक्षिप्ताक्षर है। इसे हिंदी में संगठन एवं प्रणाली अथवा पद्धति कहते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो W.F. विलोवी ने, L.D. वाइट ने, हेनरी फ्योल ने या फिर P.F. लवी ने। तो पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फ्योल ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फ्योल ने किया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो L.D. वाइट को, विलोवी को, मैरी पार्कर फोले को या फिर वुड्रो विल्सन को। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वुड्रो विल्सन को। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, वुड्रो विल्सन। तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1887 में हुआ। वुड्रो विल्सन उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? वुड्रो विल्सन को। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। लोक प्रशासन के पितामह कौन है? L.D. वाइट हैं, वुड्रो विल्सन हैं, लूथर गुलिक हैं या फिर साइमन हैं। तो लोक प्रशासन के पितामह कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, यानी कि वुड्रो विल्सन। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो L.D. वाइट ने, साइमन ने, मू ने एवं रैले ने या फिर सेटलर हडसन ने। तो किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मू ने और रैले ने। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी, मू ने और रैले ने दिया है। सही है इसमें ऑप्शन सी। तो संगठन के पद सोपान व्यवस्था को मू ने तथा रैले ने सीढ़ी नुमा पद्धति यानी कि स्केलर प्रोसेस नाम दिया है। फ्योल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहा है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो राजनीति से है, अर्थशास्त्र से है, मनोविज्ञान से है या फिर इनमें से सभी। तो जो लोक प्रशासन का जो संबंध है ये किससे है? ये है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो वर्ष 1970 के बाद 1970 तो वर्ष 1970 के बाद लोक प्रशासन का अंतर विषयक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए। अब प्रशासन की गतिशीलता तथा तत्कालीन मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? जनता, समाज, कार्यपालिका या फिर सरकार। तो लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जनता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनता। तो लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम जनता के लिए प्रशासन के द्वार खोलता है। अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वह लोक प्रशासन कहलाता है। जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वह क्या कहलाता है? लोक प्रशासन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो 1810 यूएसए में, 1815 ब्रिटेन में, 1919 यूएसएसआर में या फिर 1812 फ्रांस में। तो लोक प्रशासन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह कब और कहाँ किया गया? तो ये किया गया था 1812 फ्रांस में। कहाँ किया गया था? 1812 फ्रांस में। सर्वप्रथम शब्द का इस जो शब्द है लोक प्रशासन, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1812 में फ्रांस में हुआ था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बॉनिन, ठीक है, फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बॉनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय की पुस्तक लिखी।
इन्होंने ही नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा भी तैयार किया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दिशा कौन सी है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक की अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि या फिर इनमें सभी। तो लोक प्रशासन पर न्यायालय देखो निम्नलिखित दिशाओं में हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? अधिकारों या सत्ता का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक त्रुटि, तथ्य शोधन या जांच में दोष और प्रक्रिया संबंधी दोष। ठीक है, तो इस पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लोक प्रशासन से है, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से। तो 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन संबंधित है। तो ये है 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन लोक प्रशासन से। किसे है? नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा, मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। तो मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य उद्देश्यों पर बहस की गई थी, मुद्दों पर, है ना? तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 1968 में संपन्न हुए मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में 4 मौलिक उद्देश्य स्थापित किए गए: प्रासंगिकता, मान्यताएं या सामाजिक मूल्य, समता और परिवर्तन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है विकासशील देशों के प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी तंत्रीकरण से या फिर लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। तो नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? तो स्थानीयकरण, वाहीकरण, राजनीतिकरण या फिर विनोकरशाहीकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिकरण। कौन सी नहीं है? राजनीतिकरण नहीं है। राजनीतिकरण नव लोक प्रबंध की विशेषता नहीं है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, 91 का ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण या फिर दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर 92 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने या सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। तो किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ठीक है, नहीं बोल रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। ठीक है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। नेतृत्व के पक्ष लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक था या थे?
तो मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए और बी में से कोई नहीं, या फिर दोनों ए तथा बी। तो नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पीटर ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स ग्रेगर या फिर एस ई फाइनर। तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू टेलर। कौन थे? एफ डब्ल्यू टेलर। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत विचारधारा के प्रतिपादक एफ डब्ल्यू टेलर हैं। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है? एल डी वाइट, जे डी मूने, डिमॉक या फिर ई सी डेविस। तो मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है किससे है? तो 96 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल डी वाइट से। किससे संबंधित है? एल डी वाइट से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अधीनस्थ या अवर कर्मचारियों को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना या फिर मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। तो 97 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। ठीक है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। सत्ता सहमति मॉडल की रचना की? तो मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन या फिर बर्नार्ड। तो सत्ता सहमति मॉडल की रचना की तो किसने की है? ये की है ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड ने की है। किसने की है? बर्नार्ड ने की है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पद्धति पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या फिर स्थान। तो हूवर आयोग ने निम्न में से किस आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजन। किसकी की थी? ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजन। तो देखो, हूवर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। लूथर गुलिक ने संगठनों की स्थापना के लिए आधार संबंधी एक सूत्र का निर्माण किया जिसे 4P यानी कि 4P के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रत्येक P एक अलग आधार बताता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? 4P। तो इसमें जो 4P हैं ये अलग अलग आधार बताते हैं। तो सबसे पहले जो P है ये क्या है? ये है पर्पस यानी कि प्रयोजन या उद्देश्य। दूसरा P है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। तीसरा P है पर्सन यानी कि व्यक्ति। और चौथा P है प्लेस यानी कि स्थान। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा यानी कि सूत्र अभिकरण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सूत्र अभिकरण। ये देखो, पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्ता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, रॉल्फ एशटन, एल डी वाइट, हर्बर्ट मॉरिसन या फिर गौरवाला। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एल डी वाइट। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एल डी वाइट इसमें राइट आंसर होगा। ये भी देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है आगत, इनपुट एवं निर्गत आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है। यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह अभाव की राजनीति से
राजनीति से संबंधित है। तो 102 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इनपुट और आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जन सेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, या फिर हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो इसमें 103 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर है, यानी कि हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, या फिर सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि विधि और व्यवस्था। क्या हो जाएगा? विधि और व्यवस्था इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, या फिर सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो 105 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखो यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कई प्रश्न बने हैं इनमें से, तो इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे लोक प्रशासन से, लोक प्रशासन का जो पूरा टॉपिक है उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? गोरेवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एपलवी रिपोर्ट, या फिर आयंगर रिपोर्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, एपलवी रिपोर्ट के आधार पर। किस पर हुई थी? एपलवी रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की? तो संघ लोक सेवा आयोग, पॉल एच एपलवी रिपोर्ट, योजना आयोग, या फिर ए.डी. गोरेवाला रिपोर्ट। तो क्या है इसका राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर बी, पॉल एच एपलवी रिपोर्ट। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। भारत में एपलवी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित सुधार करने के लिए? कैबिनेट प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, आंग्ल भारतीय हेतु विशेष प्रावधान, या फिर भारतीय प्रशासन। तो किसको सुधार करने के लिए हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रशासन। किसको? भारतीय प्रशासन सुधार करने के लिए की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है 109। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, या फिर मुख्यमंत्री। तो ये किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश। जिलाधीश। तो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य संबंधित कर्तव्य हैं जैसे पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई, और काफ़ी बहुत सारे। ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले के संसद का सदस्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, ये देखो जो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी, है ना। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी। तो उसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? डलहौजी, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर रिपन।
तो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में कलेक्टर पद का सृजन ये कब किया था? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मंगलोर में है या फिर मसूरी में। तो कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या अकादमी, ये कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, मसूरी, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी देखो, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1959 में, 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी स्थित है, तो कहाँ पर है? अभी बताया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में। कहाँ पर है? मसूरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। भारत के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ स्थित है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में। ठीक है ना? कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। IAS के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो KPSC, BPSC, UPSC या फिर MPSC। तो IAS के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, UPSC, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर कोचीन में। तो प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, YV चौहान या फिर चरण सिंह। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में इस प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया। इसे 1975 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। लाइन एजेंसी का कार्य है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाइन एजेंसी का कार्य है, क्या कार्य है? ये है ऑप्शन नंबर बी, कार्यान्वित करना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार्यान्वित करना। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। बाहर से भर्ती होती है नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती या फिर पदोन्नति भर्ती। तो बाहर से भर्ती होती है, ये क्या है? ये है एक प्रत्यक्ष भर्ती है। क्या है? एक प्रत्यक्ष भर्ती। तो बाहर से भर्ती को प्रत्यक्ष भर्ती भी कहा जाता है। भर्ती की यह विधि लोकतंत्र के अनुरूप है क्योंकि इससे सभी योग्य व्यक्ति सार्वजनिक सेवा हेतु चयन के लिए समान अवसर पाते हैं। इससे चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। इसीलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष भर्ती। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में। सभी को पता है कहाँ पर स्थित है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान? ये है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है बजट पास कराना, कानून लागू कराना, चुनाव लड़ना या अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देना। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है कानून लागू करना। क्या होता है? कानून लागू करना। तो कानून को लागू करना सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक
सेवा के दौरान ना तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है। सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होना सिविल सेवक के लिए आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, कानपुर, शिमला या फिर सहारनपुर? तो कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या फिर मंत्रिमंडल सचिवालय? तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? प्रोफेसर रंगराजन, श्री धर्मवीर, न्यायमूर्ति सरकारिया या बीरप्पा मोइली? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, बीरप्पा मोइली ने की थी। किसने की थी? बीरप्पा मोइली ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधक शासन में नैतिकता? तो 126 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासन में नैतिकता। क्या हो जाएगा? शासन में नैतिकता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी? तो लॉर्ड हेवार्ट, रामजे म्योर, हेराल्ड लास्की या फिर सर विलियम वेवरीज? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार की अधिनायकवाद की संज्ञा दी? तो ये दी थी हेवार्ट ने दी थी। किसने दी थी? हेवार्ट ने दी थी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब जो गलत है वह हमें बताना है। देखो, ये भी यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ये मसूरी में है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, ये हैदराबाद है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये अहमदाबाद है। ठीक है। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ये नई दिल्ली है। ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है इनमें? तो जो गलत है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये कहाँ पर है? ये बड़ोदरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पर है? बड़ोदरा में स्थित है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। तो किससे संबंध है? डगलस मैक्स ग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासन द्वैतवाद से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से या फिर डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से? तो एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो टेरी मैकफार्लैंड, हर्बर्ट साइमन या फिर रे ए क्लियंस? तो निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रे ए क्लियंस का। किसका है? रे ए क्लियंस का कथन है। ये भी देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? तो बेवर, कार्ल मार्क्स, साइमन या फिर लियो ट्रॉट्स्की? तो किसका कथन है? ये जो कथन है ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है?
तो पेरेटो हैं, मैक्स वेबर हैं, लेसवेल हैं या फिर ग्रामसी हैं। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? तो मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने दी थी। किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। एशेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है भ्रष्टाचार से, भर्ती से, पदोन्नति से या फिर प्रशिक्षण से। तो जो एशेटन समिति है प्रतिवेदन संबंधित है, ये किससे है? ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 135। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो, सबसे पहले ये दिया गया है मार्टिन कैप्लान, ये किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवस्था सिद्धांत के। ठीक है, मॉर्गेनथाउ ये किसके हैं? ये हैं यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक, फिर है जॉर्ज लिस्का, ये किसके हैं? ये है संतुलन सिद्धांत के। किसके हैं? संतुलन सिद्धांत। और स्नाइडर ये है निर्णय परक सिद्धांत। तो देखो, इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। तो कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या फिर फायरलैंड का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है, वह कौन सा है? तो 136 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? तो तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी, राज्य की स्थापना में सहायक या फिर राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता के लिए की? तो देखो, 137 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। ये भी देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 138। भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ और सूत्र संस्था या फिर पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। तो भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो 138 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टाफ और सूत्र संस्था। क्या माना जाएगा? स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाएगा, यानी कि लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी। ठीक है, सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण का नहीं है? तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और रेल मंत्रालय। तो कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि रेल मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेल मंत्रालय। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो योजना आयोग है, लोकायुक्त है, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्चतर न्यायालय। तो लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग। जो योजना आयोग है ये देश के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था है, लोक शिकायतों से संबंधित संस्था नहीं है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, योजना आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था का गठन किया। नीति आयोग का मुख्य कार्य नीति निर्माण हेतु शोध करना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करना एवं उच्च स्तरीय परामर्श देना है। ठीक है, तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? तो उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या फिर योजना। तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि योजना। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। 4 पी बताए थे, कौन कौन से थे? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है,
तो उसमें क्या हो जाएगा, योजना नहीं होगा, है ना, योजना नहीं होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि पारदर्शी और जवाबदेह शासन। ये भी देखो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस संगठन का स्थान लिया? तो प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण सीसीए का, एमसीसी का यानी कि एकाधिकार नियंत्रण परिषद का, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण यानी कि आईएफटीए का, या फिर एमआरटीपीसी का। तो सीसीआई ने किस संगठन का स्थान लिया? तो 143 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी कि एमआरटीपीसी का। ठीक है, एमआरटीपीसी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विसेंट डिरगोने, हेराल्ड लास्की, मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो किसने किया नौकरशाही का? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, विसेंट डिरगोने ने। ठीक है, विसेंट डी गॉर्ने ने। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 145। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए साइमन, हेनरी फ्योल या फिर डी गॉर्ने। तो ये किसने किया? देखो टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, विसेंट डी गॉर्ने ने। ठीक है, राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना की किसने की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, विसेंट डी गॉर्ने ने। किसने की थी? विसेंट डी गॉर्ने ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहले हिंदी में पूछा था नौकरशाही, अब किस में पूछ ले? ब्यूरोक्रेसी, इंग्लिश में पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो वही रहेगा, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि विसेंट डी गॉर्ने ने। ठीक है, किसने किया था? विसेंट डी गॉर्ने ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है या फिर संघवाद की कीमत है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो देखो इसमें 148 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। क्या है? संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? तो पेरेटो, एफ.एम. मार्क्स, मैक्स वेबर या फिर बेंथम। तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा 149 का? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया, तो किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र यानी कि नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? तो एफ.एम. मार्क्स हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, मैक्स वेबर हैं या फिर सीमो है। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 151। निम्नलिखित में से मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? चमत्कारी सत्ता, परंपरागत सत्ता, विशिष्ट वर्गवादी सत्ता या फिर विधिक बौद्धिक सत्ता। तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, विधिक बौद्धिक सत्ता। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विधिक बौद्धिक सत्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान या फिर निष्पक्षता। तो मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? है ना, नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्धता। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्धता नहीं है। अगला है 153। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो पार्किंस का, जेनिंग्स का, माइटरवे का या फिर हिंगलेन का। तो किसका जुड़ा है? ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए, पार्किंस का। किसका जुड़ा है? पार्किंस का जुड़ा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 154। नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो पद सोपान एवं अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग या फिर निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता।
तो नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि राजनीतिक प्रतिबद्धता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक प्रतिबद्धता। ठीक है, ये इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, नौकरशाही का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या फिर अनामता। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी अक्षमता। नौकरशाही का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? अक्षमता नहीं है। तो स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य प्रक्रिया, विधिपूर्वक कार्य को संपन्न करना, पद सोपान पद्धति, योग्यताएं, वेतन, पेंशन का अधिकार, अव्यक्तिगत, है ना, अव्यक्तिगत संबंध और अभिलेखीय रिकॉर्ड, ये सभी क्या है? ये मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषता बतलाई है, लेकिन जो अक्षमता दी गई है इसमें इसका कोई स्थान नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो बताइएगा। स्थायित्व है, तटस्थता है, अक्षमता है या फिर गोपनीयता है? तो 156 का राइट आंसर क्या होगा? अभी बताए तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? तो ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस। तो कहाँ पर हुई थी? लूट प्रथा के रूप में नौकरशाही की जो शुरुआत हुई वह लूट प्रथा के रूप में हुई थी। किस देश में हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। ऐसा कौन सा देश है जहाँ लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? तो भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर चीन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 160। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या फिर योग्यता आधारित नौकरशाही। तो किसका दूसरा नाम है? ये है ऑप्शन नंबर सी संरक्षक नौकरशाही। किसका है? ऑप्शन नंबर सी संरक्षक नौकरशाही, यानी कि स्पॉइल सिस्टम। लूट पद्धति क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है अस्थायी आधार, स्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक या फिर दिन के दिन वेतन पर, यानी कि दैनिक वेतन, है ना। तो नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है, तो क्या आधार है? तो 161 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थायी आधार। क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्थायी आधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 162। भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो 1962, 1966, 1964 या फिर 1968। तो इसमें देखो जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी 1964। क्या हो जाएगा? 1964 इसमें राइट आंसर होगा। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1964 में, फरवरी 1964 में, जुलाई 1963 या फिर मई 1965। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1964 में। कब की गई थी? फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अध्यादेशों की घोषणा करना। अध्यादेशों की घोषणा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है नौकरशाही है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन या फिर एक आधुनिक विकास। तो बताइए नौकरशाही क्या है? तो जो नौकरशाही है ये है ऑप्शन नंबर डी एक आधुनिक विकास। क्या है? एक आधुनिक विकास है। तो नौकरशाही एक आधुनिक विकास का आयाम यानी कि व्यवस्था है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग एवं विभाग
आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देखो करते हैं। देखो सबसे पहले है ये है मिचेल्स। सबसे पहले क्या दिया गया है? मिचेल्स। तो मिचेल्स क्या है? जनमानस की संकल्पना। मिचेल्स क्या है? जनमानस की संकल्पना। मायो ये है लोक युद्ध की संकल्पना, लोक युद्ध की संकल्पना। पेरेटो ये है अवशेषों की संकल्पना, अवशेषों की संकल्पना। अरस्तु ये है क्रांति की संकल्पना। ठीक है, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 167। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर का, जेसी ग्लोवर का, जॉर्ज टेरी का या फिर अर्नेस्ट डेल का? तो किसका कथन है? ये जो कथन है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर का कथन है। किसका कथन है? पीटर ड्रकर का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 168। प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चीन में, इंग्लैंड में, प्रशिया में या फिर फ्रांस में। तो प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? ये होती थी ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कहाँ पर होती थी? ऑप्शन नंबर ए, चीन में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 169। इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो साइमन गोलो, विशप साइक्लो, हेनरिक गेलर या फिर फ्रेडरिक टेलर? तो इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक टेलर का। किसका जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक टेलर। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 170। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, यह व्याख्या किसकी है? डिमोक की है, लूथर गुलिक की है, एप्लेबी की है या फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की है? तो किसकी है? ये है ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक की। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक की है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है, तो किससे होता है? प्रधानमंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से या फिर वित्त मंत्रालय से? तो भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय से। किससे होता है? गृह मंत्रालय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से, वित्त विभाग की बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, कर्मचारियों की समस्या के समाधान की पद्धति से या फिर कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से? तो विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी? तो प्रशिक्षण की जो विशेषता है वह क्या है? तो ये सभी हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, अभिविन्यास हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो उसमें दिया गया है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस आर्गिस ने, हर्बर्ट साइमन ने, फ्रेड लुथांस ने या फिर फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने? तो बताइएगा, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? तो देखो जो आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे या जितने भी बने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वह सभी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। यानी कि क्वेश्चन टोटल 174 हमने आज क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को एक दो बार देखना, सुन लेना बस। तो उसी से ये हो जाता है कि आपके जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके माइंड में वो उसका आंसर आपको आ जाएगा, है ना। तो ये जो वीडियो बनाई है इसमें
एक तरह से मैराथन वीडियो है, जो एक पूरा जो टॉपिक है लोक प्रशासन का वह आज हमने इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये ही इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं और जितने भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वह सभी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिए गए। ठीक है, तो इसमें बताइए 174 का राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा, देखो हर्बर्ट साइमन इसमें राइट आंसर है। हर्बर्ट साइमन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइजिंग सिद्धांत का जो प्रयोग किया था, ये किया था हर्बर्ट साइमन ने किया था। अच्छा, सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूँकि पूर्ण तर्क संगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।